हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आपका कंपनी लॉ में आज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की रिवीजन क्लास में लेने जा रहा हूँ। ये सेक्शन वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है और काफ़ी टाइम लेता है और बोर्ड पावर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, और काफ़ी कुछ इसमें कनेक्शंस हैं दूसरे सेक्शंस के साथ, जैसे 177 भी अटैच हो जाता है। रूल्स भी हैं, रूल 15, रूल 6A, ऑमनीबस अप्रूवल वगैरह। और इस सेक्शन को समझने में और रिटेन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरा पर्पस आज की क्लास में यही रहेगा कि कम टाइम में कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ एक कॉन्फिडेंस आ सके और आप इसको इजीली ग्रैस्प करके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सको। अब जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी इस सेक्शन को समझने में, उसको बड़ा बेसिक से लेके चलते हैं। देखो, हर कंपनी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। आप इस सेक्शन को ऐसे समझो, ट्रांजैक्शंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स, और कंपनी जो बनी है वो बिजनेस कर रही है। कोई भी कंपनी, तो कंपनी के जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है, और वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बिजनेस की दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ना किसी पार्टी से हो रहे होंगे। कोई पर्सन होगा, कोई फर्म हो सकती है, कोई बॉडी कॉरपोरेट हो सकती है, कंपनी हो सकती है। ये लोग वेरियस कैटेगरी में पार्टी हो सकते हैं जिनके साथ डीलिंग होगी। और कंपनी की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट्स बीओडी कर रहे हैं, या बीओडी ने जिन ऑफिसर्स को ऑथराइज कर रखा है उनके बिहाफ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब सारा काम तो बीओडी नहीं कर रहे, तो कोई सेल मैनेजर है, कोई परचेज मैनेजर है, वो सब लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो कंपनी के काम को कर रहे हैं। तो ये लोग जब कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बीओडी भी कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी कर रहे हैं, जो लोग जिस जिस कैटेगरी में और जिस जिस पावर के साथ ऑथराइज हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। इनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कोई गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की होगी, गुड्स बाय सेल हो रही होंगी, सर्विस रेंडर हो रही हैं या अवेल हो रही हैं, सर्विसेज ली जा रही हैं या किसी को सर्विसेज दी जा रही हैं। तो कोई भी कंपनी कुछ गुड्स और सर्विसेज से जरूर रिलेटेड है। फिर सेकंड, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जहां डीलिंग हो रही हो, कोई अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। 3 कैटेगरी हैं जो नॉर्मल हर कंपनी में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलें तो नंबर 1 कैटेगरी आई गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 2 कैटेगरी आई प्रॉपर्टी, और नंबर 3 कैटेगरी आई अपॉइंटमेंट्स। और ये हर कंपनी का काम है। जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, इवन चाहे कोई सोल प्रोप्राइटर है, कोई फर्म है, कोई एचयूएफ है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब वो रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकती हैं, कंसल्टेंसी हो सकती है। अब यहाँ ये अगर कैटेगरी को मैं बढ़ाऊं तो बहुत बढ़ सकती है। गुड्स मतलब फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी। इवन आप अगर किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो वो भी कंसल्टेंसी है, बट वो कुछ कंसल्टेंसी को इस सेक्शन से बाहर भी रखा गया है। तो हम ये मान के चलें कि बिजनेस की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हीं को हम ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसी अदर पार्टी से होगा, अपने आप से तो होगा नहीं। कम और जो लोग करेंगे कंपनी की तरफ से ऑथराइज पर्सन होंगे, और जो सामने वाले होंगे वो कुछ पार्टीज होंगी। तो ये एक रूटीन नेचर है, बिजनेस की दुनिया चल रही है और चलती रहनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये डीलिंग हो रही है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये पार्टीज कहीं रिलेटेड तो नहीं है आपस में। रिलेटेड मतलब ये पर्सन कोई बीओडी का
रिलेटिव तो नहीं है। ये फर्म कहीं बीओडी में से कोई डायरेक्टर यहाँ पर पार्टनर तो नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर कोई डायरेक्टर हमारा डायरेक्टर या मेंबर तो नहीं है। कंपनी है तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टरशिप है मेंबरशिप है, कुछ ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। और अगर ऐसा है तो बायस्डनेस आएगी, फेवरिज्म आएगा, कुछ कंप्रोमाइज हो सकते हैं। डायरेक्टर्स अपने लोगों को ये बेनिफिट दे सकते हैं। आओ जरा आगे देखते हैं। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली ये सेक्शन तो बीओडी के ऊपर ही आ रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर कंपनी में है, और हम ये कंपनी बात कर रहे हैं चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिनको हम ट्रांजैक्शंस बोला जा रहा है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कोई ऑफिसर या ऑथराइज पर्सन कर रहा है। वो ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हो सकते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन जिन पार्टीज के साथ हो रही हैं, वो पार्टीज कोई पर्सन इंडिविजुअल होगा, कोई फर्म, कोई कंपनी। 3 कैटेगरी के लोग होंगे। कोई एचयूएफ भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है वो। अब अगर ये पर्सन इन लोगों से रिलेटेड है, इनके बीच में कोई रिश्ता है, रिलेटेड मतलब डायरेक्टर एंड पार्टीज, अगर इनका कोई रिलेशन है, वो रिलेटेड कैसे हो सकती हैं? डायरेक्टर्स के यहाँ पर, या हमारे केएमपी, या हमारे मैनेजर, इन लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं। अब रिलेटिव कौन होंगे? कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 277 के हिसाब से रिलेटिव्स आएंगे यहां पर। ये लोग पार्टनर हो सकते हैं किसी फर्म में, तो ये फर्म रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ये लोग कहीं डायरेक्टर या मेंबर हो सकते हैं किसी कंपनी में। मैं बात कर रहा हूं इन लोगों का रिलेशन दूसरी पार्टी से। फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें ये लोग डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या कोई एक पर्सन है जो इनको डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल आ रहा है उनका। तो अगर ऐसा हो रहा है और उसको स्पेसिफाई किया गया है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो कब ये रिश्ता माना जाएगा? अंडर सेक्शन 276 इसमें रिलेटेड पार्टी को डिफाइन कर दिया गया कि किस किस रिलेशन को देखना है, कहां कहां पर ये हमें एक्शन लेना है और क्यों लेना है। उसका रीजन है कि जब ये लोगों का आपस में रिलेशन होगा तो बायस्डनेस बढ़ेगी, फेवरिज्म बढ़ेगा, और जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट गलत इंटेंशन से ही हो रहे हों, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहे हैं जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है और वो कंपनी के बिजनेस से हटकर कॉन्ट्रैक्ट है और वो आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं हो रहा। अब 2 वर्ड आते हैं यहां पर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस। अगर कंपनी, मान लो कंपनी हेवल्स है, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है, उसको एक सप्लायर चाहिए
और सप्लायर कोई एक मिस्टर ए है, या ए एंड कंपनी है, या ए प्राइवेट लिमिटेड है, या ए लिमिटेड है, या कोई भी और पर्सन है किसी भी कैपेसिटी में, इसको अपॉइंट करना चाहती है, सप्लायर अपॉइंट करना है। अब ये सप्लायर बीओडी करेंगे या बीओडी के नीचे कोई ऑथराइज पर्सन करेगा इसकी अपॉइंटमेंट। अब ये अपॉइंटमेंट हो रही है तो रिलेटेड पार्टी है, अगर ये लोगों का कोई रिलेशन है तो अपॉइंट करते हैं, तो आपको चेक करना है कि कोई ये रिलेटेड पार्टी तो नहीं है आपस में। और रिलेटेड पार्टी किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में, कि ये लोगों का आपस में कोई रिलेशन ना हो। और अगर रिलेशन है, पहली बात तो रिलेशन नहीं है, नो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने चेक किया, गो अहेड, कॉन्ट्रैक्ट करो आप। और अगर यस रिलेशन है, रिलेटेड पार्टी है ये, तो अगर कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है उसी की डील कर रही है, उसी से रिलेटेड मैटर की। सेकंड, अगर वो मार्केट प्राइस पर ही हो रही है, कि कंपनी जो दूसरे लोगों को वो डील करती और वही प्राइस पर इनको कर रही है। मान लो कि ये सप्लायर को अपॉइंट कर रही है और उसको कमीशन देगी, सप्लायर अपॉइंट होगा तो इनको कंपनी क्या देगी, कमीशन देगी, और वो दे रही है मान लो 10% इनको, और अदर्स को भी 10% देती है, कोई दिक्कत नहीं है। 8% देती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वालों को बाहर वालों को 12% दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, इनको तो कम ही दे रही है, कंपनी को फायदा ही हो रहा है। तो कई बार अपने लोग अपॉइंट करने से कंपनी को बेनिफिट भी होता है। जरूरी तो नहीं है कि जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आएगी कि वहां कोई डाउटफुल ही होगा। डायरेक्टर अपने पर्सन्स के साथ डील कर रहे हैं, उनको भरोसा है ये हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ये कंपनी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, ये हमारे नोन है, तो अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्ट अपने लोगों से हो रहा है ताकि वो डायरेक्टर्स के नोन है, कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं होगी और वो दिल लगाकर काम करेंगे, डायरेक्टर भी ध्यान रखेगा, कंपनी को सुप्रीम लेकर चल रहे हैं, कंपनी का बेनिफिट लेकर चल रहे हैं, वो अपने लोगों को बेनिफिट नहीं दे रहे, वो बेनिफिट कंपनी को ही पास दे रहे हैं। कि मान लो वो इनको 10% कमीशन देंगे और यहाँ पर मार्केट में वो 12% देते हैं या मार्केट में 12% का रेट चल रहा है, तो कंपनी को फायदा ही तो करा रहे हैं। बट अगर ये कमीशन 8% जा रही है तो क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर मार्केट या अदर्स को कंपनी कमीशन देती है 6% और इनको दी जा रही है 8%, या मार्केट में रेट कम है और इनको ज्यादा दी जा रही है। बेसिकली आपको ये देखना है कि बाहर मार्केट रेट से अगर ज्यादा कमीशन दी जा रही है तो कंपनी का नुकसान होगा। ऐसे ही कोई सप्लायर ये रॉ मटेरियल के हो सकते हैं। अब मान लो कंपनी है, सपोज कंपनी सप्लायर होलसेलर को अपॉइंट कर रही है, कि अपॉइंटमेंट है कोई मिस्टर ए या कोई भी, ये पार्टी है। अब अगर कंपनी इनकी अपॉइंटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है मार्केट रेट पर ही है, अच्छी बात है, फेवरेबल टू कंपनी है, अच्छी बात है। और अगर फेवरेबल टू पार्टी है एंड पार्टी इज रिलेटेड पार्टी, वो रिलेटेड है टू डायरेक्टर और केएमपी और ये, तो क्वेश्चन मार्क आएगा उस केस में कि ये जो डील हो रही है
ये कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स खुद अपने लोगों को फायदा देना शुरू कर दें। और इसका फायदा भी था तो नुकसान भी हो सकता है कि डायरेक्टर्स अपने लोगों को ही अपॉइंट करें, अपने लोगों को ही फेवर दें, कंपनी का नुकसान हो, और कंपनी का नुकसान है तो किसका है, शेयर होल्डर का नुकसान है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है अगर तो वो गलत नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट बैड, होने दो। आपको क्वेश्चन मार्क कब लगाना है, इसको हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस होने दो, या कॉन्ट्रैक्ट्स होने दो, कोई दिक्कत नहीं, होने चाहिए कंपनी में, इट इज गुड। क्वेश्चन मार्क कब आता है कि अगर बीओडी में से कोई डायरेक्टर और पार्टी, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है रिलेटेड पार्टी का, तो क्वेश्चन मार्क है। तो भी कोई बात नहीं है, फिर आपको देखना है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आर्म्स लेंथ बेसिस पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और आर्म लेंथ बेसिस पे, मतलब जो मार्केट कंडीशंस है, जो बाकी लोगों से डील कर रहे हैं इनको भी उसी रेट पर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इनमें से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ रिलेशन में कोई डाउट आ रहा है, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ये बात आएगी। तो अगर ये कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है तो आपको ये समझना है कि एक तो ऑडिट कमेटी जिन कंपनियों में है उनकी अप्रूवल कंपलसरी है। वेदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आर्म लेंथ बेसिस पर है, मैं ये सब पढ़वाऊंगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं और ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप पढ़े हुए हो। आप पहली बार ये वर्ड नहीं सुन रहे, मैं आपको नई क्लास नहीं करा रहा पहली बार, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन वर्ड्स को आप कैच कर पा रहे होगे। तो ऑडिट कमेटी किस में आती है, अंडर सेक्शन 177, और कौन सी कंपनी में हो जाती है, लिस्टेड प्लस अनलिस्टेड पब्लिक, जिसका पीटीएल 10, 100, 50 हो जाता है, तो उस कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी जरूरी हो जाती है। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो अप्रूवल कंपलसरी है फॉर एवरी ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी। और अभी हम ये समझेंगे कि रिलेटेड पार्टी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए, कैसे रिलेटिव को माना जाए, इन सेक्शंस को लिंक कैसे किया जाए, यहां पर पहली बात आपको समझनी है। दूसरा, सेक्शन 188 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होगी। अप्रूवल कब नहीं चाहिए, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और आर्म लेंथ बेसिस पर है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं चाहिए। सेकंड, कब चाहिए, अगर ऑब्वियसली जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अगर इससे हटकर कुछ हो रहा है तो फिर यहां पर अप्रूवल की जरूरत पड़ जाएगी। बट वो भी तब पड़ेगी, ये तो पड़ेगी। अब आ गई जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर की अप्रूवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पड़ेगी। वो कब पड़ेगी, जब ये सब कुछ है प्लस अबव लिमिट्स है, एक लिमिट सेट की गई है इतने अमाउंट से, अगर ऊपर हो रही है तो जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर की भी अप्रूवल लो। मतलब इस सारी बात का क्रक्स क्या निकला, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दो सिनेरियो में हो रही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, आर्म्स लेंथ बेसिस पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली ऑडिट कमेटी, और वो भी जिस कंपनी में है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल ले लो आप। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है
तो आपको मैं अभी मोटा मोटा क्रक्स समझा रहा हूँ, अभी गहराई में तो जाएंगे, अभी एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कि इस माइंडसेट से बैठो कि ये टॉपिक क्या है। तो अभी तक आपको टॉपिक क्या समझ आया है, हम समझें तो कि भाई हर कंपनी में डीलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, होने दो, हो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस इसके बिना नहीं हो सकता। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लोगों के साथ हो रहे हैं जो हमारे डायरेक्टर्स के साथ इंटरेस्टेड है, या हमारे डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट है उन लोगों में, वो इंटरेस्ट उनका रिलेशन हो सकता है, उनकी पार्टनरशिप हो सकती है, उनकी शेयर होल्डिंग हो सकती है, उनकी मेंबरशिप हो सकती है, एडवाइजरी हो सकती है, जिन लोगों से डील किया जा रहा है। अगर डायरेक्टर्स का कोई रिश्ता बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, अच्छी बात है, अपने लोगों से काम हो रहा है, जान पहचान के हैं। बट वो डील ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी के नॉर्मल बिजनेस का पार्ट होनी चाहिए। सेकंड, वो जो हम बाकी लोगों से डील करते हैं जिन रेटों पर, उन्हीं से हो रही है, हम कोई एक्स्ट्रा फेवर उन लोगों को नहीं दे रहे। बिंदास होने दो, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जरूरत है, सिर्फ ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत आएगी बस, अगर रिलेटेड पार्टी है तो। अब अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है और आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है और विद इन लिमिट है, बट विद इन लिमिट्स, अब एक लिमिट सेट की गई, रूल 15 जब पढ़वाऊंगा मैं अभी, अगर उन लिमिट्स तक है तो ओनली बीओडी बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे। और जिस डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी उस डील में, जहां रिलेशन आ रहा होगा, वो डायरेक्टर उस बोर्ड मीटिंग में नहीं बैठेंगे उस टॉपिक के टाइम पर। अगर बोर्ड मीटिंग उसी टॉपिक पर रेजोल्यूशन पास होने के लिए हो रही है तो वो डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे या बाहर बैठेंगे। और बहुत सारे टॉपिक पे बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो जब इस टॉपिक की बात आएगी तो वो उस बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे। वर्ड क्या है? प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात क्लियर हुई? ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल। और इफ above limits of rule 15, above limits, इस सिंबल को जानते होगे आप, above limits है, तो उस केस में आपको इसके साथ, बोर्ड मीटिंग के साथ प्लस जनरल मीटिंग में OR भी पास कराना पड़ जाएगा। बोर्ड मीटिंग तो होगी, क्लियर हुई जी, क्योंकि जनरल मीटिंग बुलाने के लिए होगी तो OR पास कराना पड़ेगा। पहले SR होता था, जिन पुराने बच्चों ने अगर पढ़ा था, काफी टाइम हो चुका है, हालांकि वो अमेंड हो चुके होंगे। तो अब ये सारा मामला किस पर टिका हुआ है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आपको रिलेटेड पार्टी ढूंढनी है, और अगर वो नॉर्मल को रिलेटेड पार्टी है तो, अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है फिर तो ये मामला ही नहीं आएगा, फिर तो ये सेक्शन ही नहीं आएगा। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कोर्स में है, आर्म लेंथ बेसिस पे है, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल ले लो। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, तो कोई जरूरत नहीं है, या PTL उसका उसमें नहीं आ रहा तो ऑडिट कमेटी नहीं है, तो आप सीधी ट्रांजैक्शन करो। बट अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रही है या आर्म लेंथ बिजनेस में नहीं है, उस केस में रूल 15 चेक करना पड़ेगा, उसकी लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अगर उस लिमिट में के अंदर है, उस लिमिट से कम है, तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे। और अगर अबव लिमिट जा रहा है तो आपको जनरल मीटिंग बुलानी है। ये है ब्रॉड स्ट्रक्चर। अब उसके साथ गहराई में अब डूबेंगे, अब कि होल्डिंग सब्सिडरी है, होल्डिंग होली ऑन सब्सिडी के साथ डील कर रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में इन्वॉल्व होगा कि नहीं, उन सब की बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको स्लाइड्स पर आकर फटाफट इसको इतना कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूं कि आप इस सेक्शन से डरना बंद कर दो। सुनने में यह आता है कि बच्चे डरते हैं इस सेक्शन से, और मैं नहीं चाहता कि इस सेक्शन से डरा जाए। और अगर हम डर गए तो फिर वो प्रोफेशन में, या हम छोड़ गए इस सेक्शन को, तो फिर हमें फायदा नहीं है कि हम कैसे प्रोफेशनल बनेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इन सेक्शंस को डील करेंगे, अगर हमने अभी हाथ खड़े कर दिए तो। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई डॉक्टर तो बन गया, वो कह रहा है मैंने पूरी पढ़ाई नहीं की, मेरे को सारी दवाइयों का पता नहीं है, जिस चीज का मुश्किल टॉपिक होता था मैं छोड़ देता था। तो क्या वो डॉक्टर चल पाएगा? अगर एक डॉक्टर है तो हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं ना कि वो अपने एरिया का स्पेशलाइज है, तो वो हर चीज को जानता है और हर बीमारी का इलाज करेगा।
अब अगर हम एक आइज के डॉक्टर के पास गए हैं तो आइज के से रिलेटेड हर चीज़ की हम उम्मीद करते हैं कि वो एक्सपर्ट है और हमारी आइज से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब अगर हम एज अ कंपनी अगर किसी कंपनी में अपॉइंट हैं तो हमसे कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि कंपनी लॉ ये पढ़कर आए हैं और इनको सारा पता है और ये हमें एडवाइस देंगे। अब हम कह रहे हैं जी जो हमें मुश्किल पार्ट होते थे ना वो तो हम छोड़ देते थे, हम करते ही नहीं थे, हम रिस्क पे ले लेते थे या रट्टा मार लेते थे, तो क्या होगा उसका हाल? तो वो अल्टीमेटली प्रोफेशन में आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और बच्चे पूछते हैं ना सर 60+ मार्क्स लाने हैं, 70% प्लस मार्क्स लाने हैं, उसकी दो तीन चीज़ें हैं, बस आप ध्यान रख लेना। पहली तो है भैया सिलेबस पूरा करना है, दूसरी रिवीजन अच्छी तरह से करनी है, तीसरा पेपर पूरा अच्छी तरह से देना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और अपने माइंड और बॉडी को फिट रखना है एग्जाम तक। ये 3-4 चीजें जिस बच्चे ने कर ली तो नंबर आप जितने मर्जी खींच सकते हो। आप कहाँ फंसते हो? सिलेबस पूरा करके नहीं जाते, टॉपिक छोड़ जाते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर जाते हो, उसके बाद वहां जाकर पेपर पूरा नहीं करते हो, या दोनों में से कहाँ गड़बड़ हुई वहां आप फंसे ही फंसे। और पेपर छोड़ना तो सबसे बड़ी ब्लंडर है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा है तो सबसे पहली पैर पे कुल्हाड़ी आपने वहीं मार ली। ये ध्यान रखो, जो सब्जेक्टिव पेपर हैं उसको पूरा करो। अगर कोई चीज नहीं आती तो अपनी इंटेलिजेंस ही लगाकर पूरा जरूर करके आओ, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली भी हुई है चैनल्स पे। अगर आप इसको नहीं करते तो बहुत मुश्किल है अच्छे स्कोर करना। और अगर आप छोड़कर चले गए, कंपनी सेक्रेटरी बन भी जाते हो, तो बाद में दिक्कत ये आएगी कि आप उस चीज के पूरे एक्सपर्ट नहीं होगे, तो आपकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। अगर आप जैसे डॉक्टर से उम्मीद कर रहे हो कि भैया इसको हर चीज के बारे में पता हो, ऐसे ही कंपनी भी उम्मीद करती है कि आप एक्सपर्ट हो तो आपको सब उस चीजों के बारे में पता हो। तो इन चीजों को छोड़ना नहीं है, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको आप अच्छी तरह से समझ के कर सकते हो। देखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले तो हमें ये वर्ड ढूंढना है, फिर ट्रांजैक्शन वर्ड अलग करना है। अब रिलेटेड पार्टी सेक्शन 2 क्लॉज 76 में दी गई है, कोई डायरेक्टर और उसका रिलेटिव। तो अब रिलेटिव कौन होंगे, पहले हम एक बार रिलेटिव को ही देख लें। रिलेटिव को मैंने लास्ट क्लास में भी आपको स्लाइड बनवा दी थी 185-86 में, अगर किसी ने नहीं किया तो वो वहां से कर सकता है। रिलेटिव को मैंने लिखा हुआ है, मैं अभी स्लाइड में भी करवा दूंगा। रिलेटिव कंपनी एक्ट के हिसाब से और कौन होते हैं वो अब बहुत आसान है याद करने, सेक्शन 277 में ही दिए हुए हैं। भाई अगर एक डायरेक्टर है तो उसका रिलेटिव कौन है, दिमाग लगाओ, सबसे क्लोज उसका स्पाउस, उसके बच्चे, बच्चे अगर मैरिड हैं तो उनके आगे स्पाउस, पेरेंट्स, भाई बहन, यहां तक रिश्ता रखा गया। भाई बहनों के स्पाउस नहीं है बस। और स्टेप भी आएंगे, फादर मदर वगैरह, ब्रदर सिस्टर स्टेप में नहीं आते, सन आता है, डॉटर नहीं आती, और ब्रदर सिस्टर आते हैं सॉरी, तो डॉटर नहीं आती बस। तो ये आपको याद करना है, वो अभी मैं करवा देता हूँ, स्लाइड में लिखे हुए मैंने। तो अब हमें सेक्शन 2 में बोला कि रिलेटेड पार्टी कौन हो सकते हैं विद रेफरेंस टू कंपनी। तो एक कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी सबसे पहले तो है डायरेक्टर या उसका रिलेटिव। तो रिलेटिव हमने क्या पढ़ा, एज पर कंपनी एक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट केएमपी और उनके रिलेटिव, ये आगे देखो दोनों कंपनी के। तो मतलब एक कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर हैं और केएमपी हैं, सीएस भी आ गया इसमें, सीईओ भी आ गया, सीएफओ भी आ गया, और डायरेक्टर, होल टाइम एमडी, मैनेजर, तो सब इसी में आ जाएंगे। ये खुद प्लस इनके रिलेटिव्स, ये दो कैटेगरी हुई। फिर फर्म कोई, अब अगर कोई एक फर्म है और उस फर्म में कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर पार्टनर है या उसका रिलेटिव पार्टनर है यहां पर, तो ये फर्म रिलेटेड पार्टी कहलाई जाएगी। प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर मेंबर है या डायरेक्टर है वहां पर, मतलब हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर
जिससे डील हो रही है, जिस कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, वहां पर वो शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है। और अगर विदाउट कैपिटल कंपनी है तो मेंबर वर्ड आएगा। फिर पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पब्लिक कंपनी में क्या हो जाता है कि कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर वहां पर 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल लेकर बैठा है, और वो वहां पर डायरेक्टर भी है प्लस शेयर्स भी रख के बैठा है। पहले ये और वर्ड होता था जो अमेंड होकर एंड हो गया था। मतलब यहां पर तो देख रहे हो आप, डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में तो ये वर्ड आ रहा है कि वो मेंबर है या डायरेक्टर है, बट यहां पर डायरेक्टर है एंड मेंबर है, और मेंबर भी कितने से ज्यादा का है, 2% पेड अप शेयर कैपिटल। और यहां पर चाहे एक शेयर भी ले रखा हो, कोई लिमिट की फर्क नहीं है। फिर कोई कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की एडवाइस और इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, कंट्रोलिंग हमारी है, ऐसे ही कोई और पर्सन बाहर वाला हमारे डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है तो वो पर्सन वहां पर रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। अगर हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, हमारे डायरेक्टर्स हैं और इनको कंट्रोल कर रहे हैं एक मिस्टर ए, तो मिस्टर ए इज अ रिलेटेड पार्टी। बट अगर मिस्टर ए कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, ऑडिटर है, सीए है, सीएस है, तो फिर वो डायरेक्शन दे रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वैसा ही काम करते हैं जो वो लीगल कंप्लायंस के लिए बोलते हैं या जो कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो उस केस में फिर वो रिलेशन रिलेटेड पार्टी वाला नहीं आएगा। फिर आ रहा है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी है टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, चेन होती है ना सब्सिडरी की आगे सब्सिडरी वो। फिर हमारी कंपनी में किसी कंपनी ने मोर देन 20% या इक्वल टू टोटल वोटिंग पावर ले रखा है, मतलब एसोसिएट कंपनी वाला रिलेशन आ रहा है, तो अगर कोई भी हमारी कंपनी के 20% शेयर ले लेता है, मतलब सामने वाली कंपनी है और हमारी कंपनी के 20% शेयर ले रही है वो, तो एसोसिएट रिलेशन आ जाएगा। या वेंचर ही हमारी कंपनी का है तो उस केस में वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, अब अदर पर्सन के साथ जुड़ जाता है रूल 3 की डेफिनेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स 2014। इसमें रिलेटेड पार्टी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़कर केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी और रिलेटिव उनको भी डीम्ड रिलेटेड पार्टी माना गया है। तो मैं अब आपको एक बार उसमें दिखा देता हूं कि अगर आप याद इस तरीके से करना चाहो तो मैंने कोशिश की है। दोबारा मैं रिकैप करा दूं आपको। देखो, अगर हम सेक्शन 276 को अगर थोड़ा सा और डिफरेंट वे में समझने की कोशिश करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा। अगर कोई कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी पार्टी के साथ, तो ये पार्टी रिलेटेड पार्टी है या नहीं हमें ये चेक करना है, मतलब जिससे डील हो रही है। तो चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि जिस पर्सन से डील हो रही है क्या हमारी कंपनी के डायरेक्टर और केएमपी तो नहीं है। अगर हैं तो वो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। फिर क्या वो मिस्टर ए जिनसे डील हो रही है वो रिलेटिव तो नहीं है किसके, हमारे डायरेक्टर या केएमपी के। अगर हैं तो वो रिलेटेड पार्टी है। सामने वाले को रखो, अपने आप को कंपनी में घुसा लो कि मेरी कंपनी, मैं कंपनी हूं, मैं जिससे डील कर रहा हूं, मुझे चेक करना है कंपनी जिससे डील कर रही है वो कहीं हमारा डायरेक्टर और केएमपी ही खुद ही तो नहीं है तो रिलेटेड पार्टी है। अब अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, चेक करेंगे कि आर्म लेंथ बेसिस पर हो रहा है या नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है या नहीं, और अगर है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं,
अगर है तो भैया बोर्ड मीटिंग बुलाओ। और अगर रिलेटेड पार्टी से डील हो रही है, ऑडिट कमेटी है, तो उससे अप्रूवल ले लो। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऑडिट, अगर वो आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है तो ऑडिट कमेटी के साथ अप्रूवल बढ़ जाएगी आपकी, बोर्ड मीटिंग की भी और जनरल मीटिंग की भी। तो ये बात क्लियर हुई। अब हमने डील करी मिस्टर ए से, और मिस्टर ए देखा जी हमारे डायरेक्टर और केएमपी तो नहीं है, बट ना हमारे डायरेक्टर के रिश्तेदार हैं, हमारे डायरेक्टर के पापा हैं, भाई हैं, बहन है, बेटा है, बेटे की वाइफ है, तो वहां पर हम उसको रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर कर देंगे, डायरेक्टर या केएमपी। केएमपी मतलब अगर आप सीएस हो तो आप भी उस कैटेगरी में आ रहे हो कि अगर आप एक कंपनी के सीएस हो और कंपनी जिससे डील कर रही है वो आपका रिलेटिव है, आपका स्पाउस है, आपके पेरेंट्स में से है, आपके सिबलिंग में से है, आपके चाइल्ड में से है, तो वहां पर वो पकड़ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑडिट कमेटी की अप्रूवल ले लो, और अगर आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं है तो बोर्ड मीटिंग बुला लो, और अगर रूल 15 की लिमिट से ज्यादा है तो जनरल मीटिंग बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। काम करो, काम से कोई रोक नहीं है। अब आपने देखा कि आप एक फर्म से डीलिंग हो रही है, और वो फर्म, जिस फर्म से डीलिंग हो रही है, मान लो कोई एक राम एंड कंपनी है, एक सेकेंड, इसमें ना अब अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कि अगर कोई फर्म है, अब डीलिंग किससे हो रही है, एक फर्म से, सपोज राम एंड कंपनी है, तो उस फर्म में पार्टनर होंगे। हमें ये चेक करना है ये पार्टनर साहब कहीं हमारे डायरेक्टर, और यहां पर ना केएमपी नहीं है वर्ड, मैनेजर आएगा, गलती से लिख दिया, यहां पर टर्म मैनेजर है। हमारे डायरेक्टर या मैनेजर खुद वहां पर पार्टनर तो नहीं है राम एंड कंपनी में, या उनका कोई रिलेटिव तो पार्टनर नहीं है। आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड सोचो, बस आपको किससे क्या रख के देखना है कि यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड। आप यहां पर बैठे हो और आपको देखना है कि ये पार्टियां कहीं रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। तो आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी देख रहे हो कि एक फर्म को डीलिंग की जा रही है राम एंड कंपनी को, और राम एंड कंपनी के पार्टनर चेक करने हैं। वो पार्टनर्स कहीं हमारे डायरेक्टर और मैनेजर ही तो नहीं है वहां पर। सेकंड, हमें ये चेक करना है कि हमारा डायरेक्टर और मैनेजर तो वहां पार्टनर नहीं है, बट उनका रिश्तेदार पार्टनर तो नहीं है, वहां तक भी हमें जाना है। क्लियर हुआ ये थर्ड पॉइंट। अब अगले पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट। अब डीलिंग भैया एक फर्म से हो गई तो कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। अब अगर सामने वाली कंपनी जिससे हमारी कंपनी डील कर रही है वो प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर पार्टनर वर्ड तो नहीं है। अब हमें चेक करना है हमारे डायरेक्टर और मैनेजर वहां पर कहीं मेंबर तो नहीं है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर तो नहीं है, चाहे एक शेयर भी ले रखा है तो भी वो प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी मान ली जाएगी। यहां पर शेयर होल्डिंग की कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर मींस एनी डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आई पब्लिक कंपनी। अब एक राम लिमिटेड पब्लिक कंपनी है तो हमें यह देखना है कि हमारे डायरेक्टर और मैनेजर साहब वहां पर डायरेक्टर और मेंबर तो नहीं है, बट यहां पर डायरेक्टर अकेले सिर्फ डायरेक्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
बट डायरेक्टर के साथ साथ वो शेयर होल्डर हैं, एक दो शेयर से कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो शेयर 2% से ज्यादा हो रहे हैं उस कंपनी की पेड अप कैपिटल के, तो खुद या वो अपने रिलेटिव के साथ वो शेयर होल्डर हैं, तो वहां पर पब्लिक कंपनी में रिलेटेड पार्टी डिक्लेयर हो जाएगा। इट मींस डायरेक्टर का रिलेटिव वहां पर डायरेक्टर हो सकता है। पब्लिक कंपनी में बात क्या निकल कर आई कि हमारी कंपनी का रिलेटिव वहां पर शेयर होल्डर है तो चेक करना पड़ेगा, और हमारा डायरेक्टर वहां पर डायरेक्टर भी है। बट अगर हमारा डायरेक्टर वहां डायरेक्टर नहीं है, उसके रिलेटिव ने शेयर ले रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना। और पब्लिक कंपनी में ये लिमिट 2% की है, यहां पर सिर्फ मेंबर है, यहां पर अबव 2% है, चाहे खुद ले रखे हैं चाहे उसने अपने रिलेटिव के साथ ले रखे हैं। बट डायरेक्टर और शेयर होल्डर दो चीजें में प्लस आ रहा है पब्लिक कंपनी के केस में, तो वो रिलेटेड पार्टी है। इट मींस डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ शेयर होल्डर है, जितने मर्जी शेयर ले रखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है बट 2% से कम है, 2% तक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ डायरेक्टर है और रिलेटिव वहां पर शेयर होल्डर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर खुद डायरेक्टर है और वहां पर रिलेटिव ने 2% से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, तो भी फंस जाएगा। क्लियर हुई ये सिचुएशन? और अब उसने भी ले रखे हैं और रिलेटिव के साथ ले रखे हैं। अब ये तो हो गई भैया, कोई इंडिविजुअल हुआ, फर्म हुई, प्राइवेट कंपनी हुई, पब्लिक कंपनी हुई। अब आ रहा है कि एक कंपनी है जिससे डील हो रही है, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई बाहर की भी कंपनी हो सकती है, या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई कर रखी है, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी और मैनेजर साहब हमारे डायरेक्टर और मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं उनको, वो हमारे इशारे, हमारी डायरेक्शन, हमारी एडवाइजरी पर काम करते हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी है। बट अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी है तो फिर वहां पर ये रोल नहीं आएगा। मतलब हमारे डायरेक्टर एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी में वहां पर दे रहे हैं। मान लो ये एबीसी लिमिटेड कोई कंसल्टेंसी फर्म है तो हमारा डायरेक्टर ही तो एडवाइजरी दे रहा है ना, ये हमारे ऑफिशियल्स दे रहे हैं, तो एबीसी लिमिटेड कंसल्टेंसी देती है इसको, और वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये कंसल्टेंसी फर्म में नहीं है और अदरवाइज इनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो यहां पर आ जाएगी। तो ये ध्यान रखने के चलना प्रोफेशनल कैपेसिटी में। प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब है कि हमारा डायरेक्टर खुद एज अ प्रोफेशनल वहां पर पार्ट टाइम काम करता है, डायरेक्ट करता है, एज अ सीए है, सीएस है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, और वो अपनी अलग से प्रैक्टिस करता है और वहां पर एडवाइजरी दे रहा है उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी कंपनी ही कंसल्टेंसी में है तो हमारा डायरेक्टर दे रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा अदरवाइज होगे तो वहां पर फंस जाओगे। ऐसे ही सेकंड, कोई पर्सन हमारे डायरेक्टर और मैनेजर को एडवाइस देता है और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट वो पर्सन अगर खुद प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो नहीं है, अदरवाइज वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। फिर आया कोई कंपनी जिससे हम डील कर रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, वो हमारी होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट कंपनी है, या कोई कंपनी की आगे सब्सिडरी है और वो हमारी सब्सिडरी है, हमारे साथ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है, तो उसकी आगे जो सब्सिडरी हैं हम उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी। कोई एक ऐसी कंपनी जिसने हमारी कंपनी में शेयर ले रखे हैं 20% या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर, तो एसोसिएट कंपनी रिलेशन आ गया, तो भैया रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। या हमारी ही कंपनी का वेंचर है और उसने हमारे साथ डील कर रहा है वो, इस केस में प्राइवेट कंपनी, मतलब इस वाले पार्ट में प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड आईएफएफसी कंपनी एग्जेम्प्ट है। मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन प्राइवेट कंपनी के साथ है, या सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी है, या इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर कंपनी है, या एनी अदर पर्सन से डील हो रहा है, बट अगर रिलेशन मतलब ये वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड आईएफएफसी है, तो ये रिलेटेड पार्टी कंसेप्ट नहीं एप्लीकेबल इन पर। बट प्राइवेट कंपनी पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है यहां तक
ये मान के चलो। नीचे वाली सिर्फ ये कैटेगरी है कि प्राइवेट कंपनी अपनी होल्डिंग सब्सिडी से कर रही है तो रिलेटेड पार्टी रोल नहीं आ रहा। अब एनी अदर पर्सन को भी रूल 3 की मिसलेनियस डेफिनेशंस में दिया गया कि डायरेक्टर केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी रिलेटेड पार्टी हैं, उनके रिलेटिव भी रिलेटेड पार्टी हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आरपी हैं किसके, होल्डिंग कंपनी के, बट किसको छोड़कर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़कर। ये ध्यान रख लेना। क्लियर हुआ जी? तो हमें अब ये समझ आया कि रिलेटेड पार्टी क्या है। तो रिलेटेड पार्टी हमने सामने वाली देखनी है कि सामने वाला पर्सन हमारी कंपनी का डायरेक्टर और केएमपी तो नहीं है, या उनका रिश्तेदार तो नहीं है। फिर अगर वो फर्म है तो हमारे डायरेक्टर और मैनेजर वहां पर पार्टनर तो नहीं है, या उनका कोई रिश्तेदार तो पार्टनर नहीं है। फोर्थ, प्राइवेट कंपनी, हमारा डायरेक्टर मैनेजर वहां पर शेयर होल्डर या डायरेक्टर तो नहीं है। पब्लिक कंपनी, हमारा डायरेक्टर मैनेजर वहां पर डायरेक्टर एंड 2% से ज्यादा का शेयर होल्डर तो नहीं है। सामने वाली बॉडी कॉर्पोरेट, कहीं हमारे डायरेक्टर मैनेजर उनके एमडी डायरेक्टर बीओडी को कंट्रोल तो नहीं कर रहे प्रोफेशनल कैपेसिटी को छोड़कर, कि हमारे डायरेक्टर उनको एडवाइस देते हो और वो काम करते हो। फिर उसके बाद अगर सामने कोई एक और पर्सन है वो हमारी कंपनी के बीओडी को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और हमारे डायरेक्टर उसी के इशारे पे काम करते हैं, तो अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी है तो वो रिलेटेड पार्टी है। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो रिलेटेड पार्टी नहीं है। फिर सामने वाली कंपनी, सामने वाला पर्सन हो गया, और क्या बचा अब, हाँ यहां तक प्रोफेशनल कैपेसिटी छोड़ के। फिर अब एक सामने एक कंपनी है जिससे हम डील कर रहे हैं, वो हमारी होल्डिंग सब्सिडरी है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर प्राइवेट कंपनी है। बट अगर वो सामने वाली पब्लिक कंपनी है, या हम प्राइवेट कंपनी है और सामने वाली होल्डिंग सब्सिडरी से डील हो रही है तो हम एग्जेम्प्ट हैं। बट अगर हम पब्लिक कंपनी है और सामने वाली होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है तो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। उनकी आगे सब्सिडरी है तो भी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। और कोई सामने जो कंपनी है वो हमारी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर लेकर बैठी है और हम उससे डील कर रहे हैं, वो रिलेटेड पार्टी है। या सामने वाली कंपनी हमारा ही वेंचर है और वो उसने हम उसका वेंचर हैं और हम उसको अब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। वेंचरर मतलब वो, हमने वेंचर क्रिएट नहीं किया, हम जो कंपनी है वो हमसे बड़ी कंपनी है, उसने हमें वेंचर बना रखा है और वो हमारे पास डील कर रही है हमारे साथ। उसके बाद हमारी होल्डिंग कंपनी के, मींस सिर्फ होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर केएमपी एग्जेम्प्टेड है। इसका मतलब क्या निकलेगा, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में रिलेटेड पार्टी नहीं है अगर वो डायरेक्टर केएमपी है तो। साइलेंट है लॉ, यहां पर होल्डिंग कंपनी की बात की गई है। रिलेटिव इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का या अदरवाइज वो यहां पर रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। क्लियर जी यहां तक? अब हमने रिलेटेड पार्टी को समझ लिया और अब हम सारी बात को अगर क्रक्स करें तो हमें अब ये सारा देखना है इसको डालने के लिए। अगर तो अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आगे प्रोसीजर फॉलो कैसे करना है, तो हमें चेक करना है क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, क्या ये आर्म लेंथ बेसिस पर हो रहा है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या आर्म लेंथ बेसिस पर है और रिलेटेड पार्टी से हो रहा है तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल ले लो, और अगर ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑडिट कमेटी किस कंपनी में होती है, सेक्शन 177 देख लो, लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक जिसका पीटीएल 10, 100 और 50 है, पेड अप, टर्नओवर और लोन्स। अब या तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है या आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है या दोनों नहीं है, तो ऑडिट कमेटी की तो अप्रूवल आएगी, बट प्लस और क्या जुड़ जाएगा, बोर्ड अप्रूवल। अगर तो वो लिमिट 15 के अंदर है, रूल 15 के, और अगर रूल 15 की लिमिट से ज्यादा हो गए तो शेयर होल्डर की अप्रूवल भी आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब आप ये चेक करोगे, तो मतलब कोई भी डील हो रही है तो पहले आप ये चेक करोगे वो सामने रिलेटेड पार्टी है या नहीं। अब अगर हमने जो अभी तक पढ़ा उसका स्टेप माइंड में कैसे जाएगा, कंपनी ने ट्रांजैक्शन की तो चेक करो वो पार्टी
हमें क्या करना है, रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 276 तो नहीं है। और मैं अभी कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी की बात नहीं कर रहा। सेबी LODR अलग है, वो अब मैं यहाँ पर उसको नहीं छेड़ रहा, अभी मैं कंपनी लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। रिलेटेड पार्टी अंडर सेक्शन 276 अगर तो नहीं है तो गो अहेड, कुछ भी नहीं करना। और अगर है तो क्या चेक करना है, चेक करना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या आर्म लेंथ बेसिस, या दोनों ही होने चाहिए। ये चेक करना है आपको। और अगर तो ये हो रहा है तो सिर्फ ओनली ऑडिट कमेटी, और अगर ये नहीं हो रहा, रूल 15 की लिमिट्स के अंदर अंदर है, तो BOD प्लस ऑडिट कमेटी। और आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है, अब रूल 15 की लिमिट से ऊपर है, तो ऑडिट कमेटी, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग में OR भी पास होगा। क्लियर हुआ जी? ये तीनों के काम करने पड़ जाएंगे। ये ऑल 3। अब मैं और क्या करूं, मेरे हिसाब से तो अब ना समझ आया ना, तो फिर मैं ही भाग जाऊंगा छोड़ के तुम्हें। अब आओ सेक्शन 188 क्या कहता है, उसके साथ फिर हम कनेक्टिविटी और ढूंढेंगे, क्या क्या किसकी किसके साथ जुड़ रही है। देखो सेक्शन 188 कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सबसेक्शन 1 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी विद द कंसेंट ऑफ BOD, बोर्ड मीटिंग, विद रिस्पेक्ट टू गुड मटेरियल सर्विसेज प्रॉपर्टी अपॉइंटमेंट अप टू लिमिट 15। रूल तो 15 तक तो बोर्ड मीटिंग होगी, और अगर इससे ऊपर गए तो जनरल मीटिंग होगी। फिर साथ में इसी की एक्सेप्शन भी आ जाती है कि अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। 188 अभी आगे पूरा लिखवाऊंगा मैं। फिर 188(2) ने क्या बोला, बोर्ड रिपोर्ट में जाएगी डिटेल ये सारी। अगर गलती से हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाइड होगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसेंट के बिना हो गया तो क्या होगा, रेटिफिकेशन होगी। एक्शन होगा जिन्होंने ये वायलेशन की है। सबसेक्शन 5 कहता है पेनल्टी। पेनल्टी में चेंजेस आए हैं मई 21 से, तो अभी दिसंबर वालों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मैं अभी आगे बता दूंगा। डायरेक्टर और एम्प्लॉय, यहां तक क्लियर हुआ? सॉरी, दिसंबर 20 में। ये कहता है ब्रॉडली सेक्शन 188। फिर 188 को अगर हमें पूरा पढ़ना है, मैंने रूल के साथ कवर कर रखा है, रुको। ये हमने ब्रॉड पढ़ा। 188 ने क्या बोला, 188 ने कहा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोर्ड मीटिंग पर होगी, बट कब नहीं होगी, इसके साथ इसका एक्सेप्शन आया, और कुछ आगे एक्सेप्शन आएंगे, वो मैंने सारे नोट्स में दिए हुए हैं। बोर्ड मीटिंग कब नहीं होगी, एक्सेप्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और आर्म लेंथ बेसिस पर है। फिर रूल 15 में बोला गया कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होगा, डिटेल्स जाएंगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, नेम, नेचर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल टर्म्स, कितना पैसा देना है, मैनर ऑफ प्राइस, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर इंफॉर्मेशन। बोर्ड मीटिंग में एजेंडा में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताओगे ना कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है और इसमें क्या क्या मैटर है, उसकी डिटेल दोगे। जो ट्रांजैक्शन हो रही है कितने वैल्यू की हो रही है, कितने टाइम के लिए हो रही है, क्या रिलेशन है, क्या टर्म्स हैं, ये सारी डिटेल्स आएंगी। और जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है वो
उसमें मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होंगे ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन सच मैटर। अब अगर एक बोर्ड मीटिंग पे 3-4 और मैटर होने हैं तो ये नहीं कि वो सारी मीटिंग से एब्सेंट हो जाएंगे, बट जब उस मैटर का डिस्कशन होगा तो वो उस रूम से कहीं और बाहर जाकर बैठ सकते हैं विद रिस्पेक्टफुली। अब कब जनरल मीटिंग की अप्रूवल आ जाएगी, वो कब आएगी, ये आगे लिमिट आएंगी, ये लिमिट है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा जनरल मीटिंग में। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हो रहे हैं तो पहला, इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपने पे डाली हुई है, अगर ज़्यादा लंबी देखनी हो तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इन सब की भी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, आर्म लेंथ बेसिस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको अभी दिखा दूंगा शॉर्ट में। वेयर ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, तो अगर तो वो गुड्स और मटेरियल का, आप देखो ध्यान रखो कि हमें ट्रांजैक्शन चेक करनी है कौन कौन सी हैं। गुड्स और सर्विसेज कंपनी में डीलिंग हो रही है तो खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। सर्विसेज हैं तो रेंडर हो रही हैं या अवेल हो रही हैं, खुद कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो गुड्स और सर्विसेज अवेल और रेंडर हो रही हैं, सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, डायरेक्टली खुद कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। अब अगर वो हमारी कंपनी की टर्नओवर का 10% या उससे ज़्यादा का अमाउंट है, जो डील का अमाउंट है, फिर तो जनरल मीटिंग बुलाओगे। अगर इससे नीचे है तो जनरल मीटिंग नहीं बुलानी, अगर 10% या उससे ऊपर है तो आपको बुलाना है। अब आपको याद कैसे रखना है, पहला कि कंपनी डील कर रही है तो गुड्स और सर्विसेज की बात करेगी, तो गुड्स और सर्विसेज से वर्ड रिलेट हो जाता है टर्नओवर। ये टर्नओवर का पार्ट है तो कितना, 10%। तो जनरल मीटिंग कब बुलानी है कि अगर हमारी टर्नओवर का 10% का अमाउंट या उससे ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सामने वाली रिलेटेड पार्टी है तो जनरल मीटिंग में ओआर पास होगा। ये तो बात आई गुड्स और सर्विसेज की। अब बात आई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कंपनी की असेट है। कंपनी की जो असेट है वो नेटवर्थ का पार्ट होगा, जो अगर उसको बेचेंगे या खरीदेंगे तो हमारी नेटवर्थ पर चेंज आएगा, टर्नओवर पर चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम किराए पर लेंगे और देंगे तो हमारा P&L में एक्सपेंस होगा वो। तो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या किराए पर ले या दे सकते हैं। लेना और देना दोनों, खुद करें या एजेंट को अपॉइंट करें। तो अगर हम बाय सेल कर रहे हैं तो 10% किसका है, नेटवर्थ का। और अगर हम किराए की बात कर रहे हैं तो 10% किसका हो जाएगा, टर्नओवर, क्योंकि किराया नेटवर्थ का पार्ट नहीं होगा। किराया P&L में जाएगा एज ए एक्सपेंस या एज ए इनकम। बट अगर हम खरीद बेच रहे हैं तो वो नेटवर्थ हिल जाएगी सारी हमारी। फिर यहां तक बात समझ आई। दूसरा हेड हमारा क्लियर हुआ। थर्ड हेड आ रहा है, अपॉइंट कर रहे हैं हम, किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं और अगर हम उसको कुछ फेवर दे दें, अब डायरेक्टर अपने आप को सैलरी ज्यादा दे दें या अपने बंदों को सैलरी ज्यादा दे दें, तो अगर एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में मंथली रेम्युनरेशन 2.5 लाख से ज्यादा की अपॉइंटमेंट हो रही है और वो अपॉइंटमेंट जिसकी हो रही है वो रिलेटेड पार्टी है, तो आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कब, 2.5 लाख से। अब ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ये मैंने, टाइम कम था तो मैंने ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाया, बाकी मैंने इसमें सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत लंबा है ये ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, एक एक वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वो होता है कि वो पोजीशन जहां पर कोई पैसे का एडवांटेज मिलेगा, तो अगर हम रिलेटेड पार्टी को वहां पर अपॉइंट कर रहे हैं और डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं हम डायरेक्टर को, और वो रेम्युनरेशन हम जो नॉर्मल रेम्युनरेशन बनता है हम उससे ज्यादा दे रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं जो अदर देन डायरेक्टर है, वो कोई इंडिविजुअल फर्म या प्राइवेट या बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कंपनी से कोई भी रेम्युनरेशन और फीस 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर ले रहा है। देखो मैंने इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है कि अगर एबीसी लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मिस्टर ए एक इंजीनियर है, हम उनको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं और उनको 2 करोड़ पर एनम का हम उनको पैकेज देते हैं, जबकि मार्केट रेट 1 करोड़ है, तो दिस इज प्लेस ऑफ प्रॉफिट आ गया अबव द टर्म्स।
तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। क्लियर हुआ ये कि प्लेस ऑफ प्रॉफिट है जब हम मार्केट रेट से ज्यादा की हम सैलरी दे रहे हैं। सेकंड, किसी और पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं हम और वो भी हम रेम्युनरेशन मार्केट रेट से ज्यादा दे रहे हैं, या 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो भी जरूरी हो जाएगा। अब बहुत कुछ है इस पे जाने के लिए, बट मैं आपको इतना जरूर करा दूं कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ इस सेक्शन पे। फिर आया अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग कब होती है? जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अगर हम अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हैं तो अंडर राइटर को कमीशन दी जाएगी, और अगर वो अंडर राइटर कोई फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, पर्सन है, और हम उसको डेरिवेटिव या सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए अंडर राइटिंग के लिए अपॉइंट करते हैं, और वो हमारी नेट कमीशन, अब देखो यहाँ पर आएगा नेट वर्थ का 1%, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हो रहा है शेयर्स विल बी पार्ट ऑफ नेट वर्थ, तो वहां पर 1% ऑफ नेट वर्थ से ज्यादा एक्सीडिंग है, 1% तक चलेगा, 1% से ऊपर आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो आई थिंक बहुत आसान हो चुका है, अब लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं। कोई पुराने बच्चे बैठे हैं, नई लेट चेंज की थी तो वो देख लो। ये 2 कैटेगरी हैं, नंबर 1 गुड्स और सर्विसेज, नंबर 2 सर्विसेज, दोनों में सेम है। आप 10% ऑफ टर्नओवर लोगे डायरेक्टली या एजेंट से। प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी बाय सेल डिस्पोज हो रही है तो 10% ऑफ नेटवर्थ, अगर किराए पर लेन देन हो रहा है तो 10% ऑफ टर्नओवर। अपॉइंटमेंट हो रही है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट है कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में, तो मंथली रेम्युनरेशन किससे ज्यादा हो रहा है? 2.5 से। और अंडर राइटिंग है सब्सक्रिप्शन के लिए, एक्सीड किससे हो रहा है? 1% ऑफ नेटवर्थ से। अब अगर मैं जाऊं तो इन्हें एक एक वर्ड के इतने गहरे मीनिंग है, इतने एग्जांपल्स हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतना लेंथी टाइम दे पाओ, तो एटलीस्ट आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर दो, बेटर कर लो, ज्यादा बेटर है। अब देखो इसमें कुछ अदर पॉइंट्स आएंगे। ट्रांजैक्शंस आर टेकन इंडिविजुअली और टुगेदर विद प्रीवियस, 1 साल की लिमिट है ये, जो भी ऊपर है तो 1 साल में इकट्ठी एक ही बार में 10% या उससे ज्यादा हो गई, या जो भी लिमिट है, या 2% 4% करके टोटल 10% हो गया। मान लो हमने गुड्स और सर्विसेज की पहले किया था तो वो 2% ऑफ टर्नओवर आ रहा था, फिर 2 महीने बाद किया 4% ऑफ टर्नओवर हो गया, तो दोनों मिलाकर 6 हो गया साल में। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने, वो 10% को टच कर गया, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। टर्नओवर और नेटवर्थ कंपनी की जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है उसके हिसाब से। अगर होली ऑन्ड सब्सिडरी है तो होली ऑन्ड सब्सिडरी के केस में नो नीड टू पास सेपरेट रेजोल्यूशन, होल्डिंग कंपनी का जो रेजोल्यूशन अपनी कंपनी में पास हुआ है वही माना जाएगा। सब रूल 3 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अनेक्स होगी। उसके बाद मेंबर ऑफ रिलेटेड पार्टी। अब अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है वही रिलेटेड पार्टी है जिससे कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो जैसे बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो ऐसे ही वो रिलेटेड पार्टी उसमें वोट नहीं करेगी। मेंबर कैन वोट, हाँ, अब 90% और मोर मेंबर आर रिलेटिव ऑफ प्रमोटर और डायरेक्टर, तो वो वोटिंग हो सकती है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी रेफर्ड इन बोर्ड रिपोर्ट। इसका मतलब है कि एक कंपनी के 90% शेयर होल्डर हैं ही सारे डायरेक्टर प्रमोटर के रिलेटिव, तो अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट बोर्ड ऑफ मेंबर में रेटिफाई हो सकते हैं अगर गलती हो गई 3 मंथ्स के अंदर। अगर ये लिमिट एक्सीड हुई थी, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, जनरल मीटिंग में नहीं हुआ, तो 3 महीने के अंदर रेटिफाई कर लो, और अगर 3 महीने में रेटिफाई नहीं हुआ तो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर, उसको माने या ना माने। और डायरेक्टर जिसकी जिम्मेवारी थी, अगर लॉस हुआ तो वो इंडेमनीफाई करेगा। कंपनी उस डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। पनिशमेंट 21 दिसंबर 2020 से तो पनिशमेंट सिर्फ हो गई पेनल्टी 25 लाख उस डायरेक्टर पर जिसने गड़बड़ की है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो, और अनलिस्टेड कंपनी है तो फाइन आ जाएगा 5 लाख।
जिसने गलती की है या जो रिलेटेड पार्टी था। और अभी जो पेनल्टी चल रही है, क्योंकि ये अमेंडमेंट आई है अभी, तो ये आपके लिए अभी भी यही चल रही है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या पेनल्टी 25,000 और 5 लाख और बोथ, और फाइन 25,000 और 5 लाख। इसको पेनल्टी वर्ड कर लेना, फाइन गलत है। क्लियर हुआ जी यहाँ पर? तो इसको करेक्ट कर लेना आप। उसके बाद ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी को भी मैंने यहाँ दिया हुआ है। ऑडिट कमेटी कंपलसरी, लिस्टेड में, अनलिस्टेड में, जिसका पीटीएल, ये मैंने 3 आपको दिए हुए हैं। फिर आ जाता है रूल 6A, ऑमनीबस अप्रूवल वर्ड आता है। ऑमनीबस अप्रूवल होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की ऑडिट कमेटी को बार बार मीटिंग की जरूरत नहीं है, उनको बार बार ना बुलाया जाए ऑडिट कमेटी के जो मेंबर हैं, क्योंकि उसमें मेजोरिटी से ज़्यादा 2/3 उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो एक ऑमनीबस अप्रूवल मतलब लमसम अप्रूवल दे देंगे कि 1 साल में आप इतने तक कर लो और हमारी अप्रूवल है, आपको बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। बट एक ट्रांजैक्शन और टोटल ट्रांजैक्शन 1 साल में अप्रूवल देंगे, वो 1 साल की, ये बार बार नहीं देंगे। रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड है, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट एग्जेम्प्टेड, तो क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे कि कितनी वैल्यू का दे रहे हैं 1 साल में। ग्रांट ऑफ अप्रूवल होगा एनुअल बेसिस पर, और अगर लग रहा है वेयर नीड ऑफ रिलेटेड पार्टी कैन नॉट बी फोरसीन, अगर लग ही नहीं रहा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी या अचानक हो गई, तो 1 करोड़ तक की लिमिट है जो वो दे सकते हैं अपनी तरफ से एनुअल बेसिस पर। तो एक लिमिट, हमें पता ही नहीं अभी ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं हो रही, तो अब अचानक से ट्रांजैक्शन हो जाए, उस टाइम ऑडिट कमेटी के मेंबर अवेलेबल ना हो, तो उस केस में ये पहले से 1 करोड़ की लिमिट दे सकते हैं कि आप जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए तो कर लेना, बट अगर इससे ज्यादा हो तो हमें बुलाना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, जो बार बार आ रहा है, तो इसको अब आप अच्छी तरह से कर लोगे। ठीक है जी, तो आपका ये टॉपिक अब खत्म। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से समझ आया होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी हुई होगी जो मैं करवाना चाह रहा था आपको। तो अब इस छोटे से ड्यूरेशन में जितना मैं आपको समझा सकता था, एक बार अब मैं क्रक्स कर देता हूं। देखो, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उसके साथ क्या क्या जुड़ जाता है, एक बार ये देखते हैं। ये देखो, ये प्रोविजंस साथ साथ जुड़ रहे हैं। सेक्शन 188 कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी तो बोर्ड मीटिंग करनी है, और कब बोर्ड मीटिंग नहीं करनी। रिलेटेड पार्टी कौन होगा, सेक्शन 2 क्लॉज 76 में। रिलेटिव कौन होगा, क्लॉज 77 में। फिर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, रूल 15 में। 6A में आ जाता है ऑमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी, जो 1 करोड़ की है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए। आपको की पॉइंट क्या ध्यान, और साथ में अगर लिस्टेड कंपनी है तो LODR भी आ जाएगा, और मैं उसको यहाँ पर कराकर कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसका कोई यूज अभी नहीं है। आपको मेन क्या देखना है, कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो आपको फाइंड आउट, मतलब मैं दोबारा, हालांकि ये मैं आपको एक बार पहले दे चुका हूँ, दोबारा मैं दे देता हूँ कि आपको चेक क्या करना है। अगर आप एज अ CS हो तो कंपनी में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मैं सारा समराइज करके एक बार रिकैप कर देता हूं। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और वो एक पार्टी होगी, तो आपको चेक करना है कि ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, पहली बात तो किसके साथ हो रही हैं। वो पार्टी डायरेक्टर तो नहीं है हमारा, KMP तो नहीं है, उनके रिलेटिव तो नहीं है, फिर कोई फर्म है तो हमारे डायरेक्टर या मैनेजर वहाँ पर पार्टनर तो नहीं है, या इनका रिलेटिव तो पार्टनर नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी
अगर ये मैं सारी आपको डिटेल दे चुका हूं कि ये रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं, ये तो आप लर्न कर चुके हो। अब बात आई कि ये आप देखना है कि इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल हमेशा लेनी है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है। और अगर रिलेटेड पार्टी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पर है तो आपको ओनली ऑडिट कमेटी से चलेगा। और अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म लेंथ बेसिस पर नहीं है तो अगर रूल 15 की लिमिट है तो बोर्ड मीटिंग बुलाओ, और रूल 15 की लिमिट से ऊपर है तो जनरल मीटिंग बुलाओ, ओआर पास कराओ। अब बोर्ड मीटिंग होगी तो वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं बैठेंगे, और अगर जनरल मीटिंग होगी तो वो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर वोट नहीं करेगा। होल्डिंग सब्सिडरी एग्जेम्प्ट हैं, ये हमने जो आपको डिटेल्स दी हैं वो सारी आप कर सकते हो। तो मैं आपको अब एक रेलेवेंट स्लाइड्स दे देता हूं कि क्या क्या आपने करनी है। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं तो अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप उसको रिकैप कर पाओ। जो मैं बोलूंगा वो नोट कर लेना। एक तो ये नोट करोगे आप, अब देखो इसमें भी सारा मैंने दिया हुआ है कि क्या क्या रूल क्या क्या एप्लीकेबल हो रहा है आपको, ये नोट कर सकते हो आप। पिछली वाली मत करना, फर्स्ट ये कर लेना। प्लस से भी LODR भी आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आएंगे, बट अभी हम उनकी यहाँ रेफरेंस नहीं ले रहे और एक्जी लेवल पे इतना डीप नहीं जाता एग्जामिनर। फिर यहाँ पर मीनिंग है, ये बहुत टाइम लग जाएगा आपको। कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट जनरल है, आप जानते हो, यहाँ अभी इतना लिखने का टाइम नहीं है, इस टाइम को बचाओ आप। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आप ये लिख सकते हो। ट्रांजैक्शंस में देखो गुड्स और मटेरियल सेल परचेज सप्लाई होगा, सर्विसेज है तो अवेल और रेंडर होंगी, प्रॉपर्टी है तो सेल बाय लीज होगी, मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इंटेंजिबल सारी हैं, अपॉइंटमेंट्स होंगी तो एजेंट की होगी, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर होगी, अंडर रेटिंग है तो सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज होगा, ये सारी टर्म्स आएंगी। ये कीवर्ड हैं जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट हैं तो आपको देखने हैं कि वो आर्म लेंथ बेसिस पर हैं, ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में हैं। ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं, लोन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, फाइनेंशियल नेचर वाली ये कवर्ड नहीं है। क्यों कवर्ड नहीं है? क्योंकि 185, 186, 188 सॉरी 180 उसमें ये कवर्ड हैं सारी। तो इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन ही अलग है, लोन्स टू डायरेक्टर, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, बोरिंग पावर्स, तो वो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कवर नहीं है, ये ध्यान रखना। ट्रांजैक्शंस ये वाली हैं, फाइनेंशियल मैटर वाली के तो अलग से लॉ मेकर्स ने बना रखे हैं, तो उसको मिक्सिंग मत कर जाना गलती से भी। रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दी है, हालांकि आप बेसिक है पढ़ चुके होगे आप। ये मैंने आपको एक सिंपल वे में दिया था कैसे करना है आपको। ये भी आप करोगे, ये आप करोगे, ये भी करोगे, ये भी आएगा सारा, ये लिमिट्स आएंगी, ये रहने देना, ये करोगे आप, ये भी करोगे आप। क्लियर है जी? तो इस छोटे टाइम स्पेन में जितनी मेरी कोशिश थी मैंने अपनी तरफ से पूरी की है, उम्मीद करता हूं कि वो पर्पस फुलफिल होगा। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।